तो आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, फिजिक्स में 9th और 10th में जहाँ पर भी आपने पढ़ा, फिर जब तक पढ़ा, तो उसमें बहुत सारी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का पूरा एक ग्रुप है ना, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट, है ना, पोटेंशियल, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपने 10th में पढ़ी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारी हैं फिजिक्स में, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। सारी की सारी क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहले यूनिट में, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट का एक ब्रांच है, तो यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इससे क्या है, तो दो टाइप की अपनी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। तो जो पूरी की पूरी असेंबली है ना, जितनी भी असेंबली पूरी की पूरी है, तो इस असेंबली को जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, पूरी की पूरी असेंबली है, तो इस असेंबली को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो एक पार्ट आपका कहलाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने मैग्नीट्यूड से फुल्ली डिस्क्राइब हो जाती हैं। Those physical quantities which are fully described by its magnitude only are called scalar physical quantities, and those physical quantities which are not fully described by its magnitude are called वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ी असेंबली है। तो उस पूरी असेंबली को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा भी होता है टेंसर, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हल्का सा आइडिया देंगे उसके बारे में, डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्कस हम स्केलर और वेक्टर में ही करेंगे। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दोज आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने मैग्नीट्यूड से फुल्ली डिस्क्राइब नहीं हो रही हैं। मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक चीज की और जरूरत है। वो जो नई चीज है, वो नई चीज हमारा है डायरेक्शन। तो वेक्टर, जैसे ये क्या है ना, देखो डस्टर है, इसका मास मान लीजिए 1 किलोग्राम है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो भी इसका मास 1 किलोग्राम होगा, मैं इसको ऐसे रखूं तो भी इसका मास 1 किलोग्राम होगा, मैं इसको इधर रख दूं, कहीं पर भी रखूं, इसका मास 1 किलोग्राम होगा। या पानी का एक बोतल है, उस पानी के एक बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, पानी की बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है। अब उसको आप टेढ़ा भी कर दोगे, उल्टा भी कर दोगे, सीधा भी रख दोगे, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर था, तो उसका वॉल्यूम हमेशा ही 1 लीटर रहेगा, उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ा ना, ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ा। उसके अपोजिट इस टेस्टर में मैं अगर ईस्ट को 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, मैंने इसमें फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाइड इन दिस टेस्टर अलोंग इस डायरेक्शन। वेस्ट को लगाऊंगा तो वेस्ट को आएगा, अपवर्ड लगाऊंगा, डाउनवर्ड लगाया, तो क्या देखोगे, ईस्ट को फोर्स लगाओगे तो इसका मूवमेंट ईस्ट को होगा, वेस्ट को फोर्स लगाओगे तो उसका मूवमेंट वेस्ट को होगा, ऊपर को लगाओगे तो इसका मूवमेंट ऊपर को होगा। तो क्या समझ रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों ही केसेस में 5 न्यूटन था, लेकिन डायरेक्शंस, एक केस की डायरेक्शन ये है, दूसरी की डायरेक्शन ये है, तीसरे का डायरेक्शन ये है। तो तीनों केसेस में जो डायरेक्शंस है वो अलग अलग है। तो सेम फोर्स का, उस सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स का इफेक्ट अलग अलग आ रहा है। एक केस में ये बॉडी ईस्ट को मूव करेगी, एक केस में बॉडी वेस्ट को मूव करेगी, एक केस में अपवर्ड मूव करेगी, है ना। अब ये है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दरवाजा है, यहाँ पर दरवाजा है, दरवाजा, ये यहाँ पर कोई दरवाजा है, डोर है। तो इमेजिन कीजिए कि जो डोर है, ये डोर बाहर को खुलता है, दरवाजा है, ये दरवाजा जो है, ये दरवाजे में हैंडल लगा है, और ये जो है बाहर की तरफ को खुलता है, अंदर को बंद होता है। अब मैंने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कहाँ को, बाहर को, तो दरवाजा खुला। अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ अंदर को, अब कितना ही फोर्स लगा दो अंदर को तो क्या खुलेगा, नहीं खुलेगा ना। तो 5 न्यूटन आउटवर्ड, 5 न्यूटन इनवर्ड, दोनों का इफेक्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है ना। तो जरूरत किसकी है, डायरेक्शन की। देखिए एक एग्जांपल और बहुत बढ़िया सा है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, वेक्टर को समझता है, इस बिल्डिंग में दो लोग खड़े, पहला और दूसरा, दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक आदमी ये खड़ा हुआ है और एक ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जो इनको ग्राउंड से देख रहा है, समझिएगा भाई। अब एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीन लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, ठीक है ना। माइक सबका, बेटा माइक आवाज आ रहा है, पहले बताइए यहाँ पे क्लास, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है,
भाई पॉज करना। 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के बाद बी गिर गया, नीचे गिर गया और चल दिया, खत्म। अब सी से हमने पूछा, सी से हम लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। सी ने कहा कि ए ने बी पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। सी से हमने पूछा इंक्वायरी के लिए हुआ क्या, तो सी ने हमसे कहा कि सर ए ने बी पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, बस इतना ही बताया। और क्या बोला, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो अकेले अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं होगी। तो सी ने हमसे बोला कि ए ने बी पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो भाई अब कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अब 500 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भाई क्या हम लोग बी को ए को पनिशमेंट दे देंगे कि भाई तूने बी को धक्का दिया और बी चल दिया। सी ने तो हमसे कहा ना कि ए ने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, अधूरा बोला। अगर हमारे पास दो केस है, हमने कहा भी क्या ए बी को 500 न्यूटन पीछे को लगा रहा था, भाई कूदने से रोक रहा था, भाई पीछे को लगा रहा है, या ए ने बी में 500 न्यूटन आगे को धक्का दिया। अगर आगे को धक्का दिया बी को 500 न्यूटन का, तो इसका मतलब ए ने तो भाई क्राइम किया है, उसने गड़बड़ करी है। लेकिन अगर ए ने बी को कूदने से रोकने के लिए 500 न्यूटन का पीछे को फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या है, उसने उसको हेल्प करा है। तो मतलब ए को हम लोग नहीं कह सकते ना कि इसी ने धक्का दिया या इसी ने इसको गिराया है, क्योंकि सी ने तो हमसे केवल ये कहा कि ए ने बी पर केवल 500 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो केवल क्या बताया, मैग्नीट्यूड। अगर सी हमसे कहता कि ए ने बी पर 500 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ को लगाया है, तो भाई ए क्रिमिनल है। और अगर सी हमसे कहता कि ए ने बी पर 500 न्यूटन का फोर्स पीछे को लगाया, कूदने से रोका है, तो इसका मतलब ए ने बी को कूदने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तो दो केस है नहीं है, तो फोर्स में क्या क्लियर होगा, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बोला, डायरेक्शन। तो ऐसी फोर्स के अलावा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं होंगी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, बोतल में रखा पानी है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो उसको उल्टा करो सीधा करो ऊपर पीछा दायां बायां कैसे भी रखो, उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ, देखो आगे को या फिर पीछे खींच रहा है, कूदने से रोक रहा है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कितने केस हो गए, 2 केस हो गए, तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, एंड दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ, 500 न्यूटन कहते ही दिमाग में आ गया कि फोर्स है, लेकिन 500 न्यूटन ईस्ट को है, 500 वेस्ट को है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये 500 न्यूटन आई को लगा रहा था, या 500 न्यूटन से पीछे को खींच रहा था, ए बी को 500 न्यूटन से धक्का दे रहा है, या ए बी को 500 न्यूटन से पीछे को खींच रहा है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग आएगा। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, केवल फोर्स में नहीं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में कहें तो फिजिक्स एक बहुत बड़ी असेंबली है। तो उस फिजिक्स में जितनी बहुत बड़ी असेंबली में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो केवल अपने मैग्नीट्यूड से फुल्ली डिस्क्राइब हो रही हैं, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अपने मैग्नीट्यूड से फुल्ली डिस्क्राइब नहीं हो रही हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है ना। हालांकि मैं भी क्या बोला था कि मैंने बोला कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी है। लेकिन अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, स्केलर होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आपका सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। वेक्टर का सफिशिएंट डेफिनेशन क्या है कि दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो दीस क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप लोग कहेंगे कि सर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है, वो जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो अब आगे सीख जाओगे कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन होता क्या है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे, वेक्टर का डेफिनेशन क्या देंगे। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction and they are follows the vector laws of addition. So these physical quantities are called vector physical quantities. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा किसमें, स्केलर और वेक्टर में। ठीक है, अब अगला केस जो है हम लोग करते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे हो। देखिए किसी भी वेक्टर को, ये पहले देखिए एरो है, ये एरो है और इस एरो में एक हेड भी हमने लगा दिया, एरो में एरो हेड लगा दिया, तो एक एरो बन गया, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो ये एरो ए बी है, तो इस एरो का लेंथ भी है
और एरो का साइन वहाँ को जा रहा है, डायरेक्शन भी है। तो सिंपली किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द लेंथ ऑफ द एरो इज रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड इज रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। जहाँ पर एरो का जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है और जो एरो का साइन है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एरो बड़ा लें, एरो छोटा लें, एरो का लेंथ क्या लें, किस तरीके से बनाएं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक स्केल कंसीडर करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैं 4-5 फोर्स परसों भी हमने लिया था, फिर ले लेते हैं दोबारा से। F1, F2, F3, F4, 4 क्वांटिटी, 4 फोर्स दिए, F1, F2, F3, F4। तो F1 इक्वल टू 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। अगर 5 न्यूटन इन ईस्ट बोलता हूँ तो भाई आपको इसके ऊपर एक एरो भी लगाना पड़ेगा। तो अगर किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर एरो लगा रखा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मास है m, तो m के ऊपर आप कभी भी एरो पुट नहीं करेंगे क्योंकि m क्या है? मास। एंड मास इज फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वो केवल अपने मैग्नीट्यूड से ही फुल्ली डिस्क्राइब्ड हो जाता है, तो इसके लिए एरो की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एरो लगा रखा, अगर मैं केवल F1 लिखूं विदाउट एरो तो इसका मतलब सर आप केवल 5 न्यूटन की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन इसके ऊपर एरो भी पुट कर दिया तो मतलब 5 न्यूटन के साथ आपने उसकी डायरेक्शन भी दी है। तो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम लोग एक एरो पुट कर देंगे, उसके ऊपर सिंबल ना। तो दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट, दिस इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जहाँ पर एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन है, कहाँ को है वो तो यहीं पे पता लगेगा। बस ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका अपना कोई डायरेक्शन रहा होगा। तो 5 न्यूटन ईस्ट। दूसरा हम लोग मान लेते हैं 5 न्यूटन इन नॉर्थ। तीसरा हम लोग मान लेते हैं F3, हम लोग मान लेते हैं 6 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। और अगला F4 हम लोग मान लेते हैं 7 न्यूटन इन कहीं मान लो वेस्ट, बचा साउथ ही कह दीजिए, इन साउथ। तो 4 फोर्स लिए बेटा हम लोग ने, F1, F2, F3, F4। 5 न्यूटन ईस्ट, देखो 4, देखो इनको पहले और दूसरे में नोटिस कीजिए, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ईस्ट को है, ये नॉर्थ को है, तो दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? अलग अलग। वो था ना ABC, ए 500 न्यूटन बाहर को धकेल रहा था, जब 500 न्यूटन से पीछे खींचता तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? 500। जब आई को धकेलता तो उसका इफेक्ट अलग आता, जब पीछे को खींचता उसका इफेक्ट अलग आता। ठीक है, देखो भाई व्हाइट बोर्ड तो क्लियर नहीं है, अभी तो गूगल मीट चल रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर वीडियो बन रहा है तो उस वीडियो में जब आप लोग क्लास में देखो तो आपको क्लियर दिखाई देगा, वहाँ पर समझिए। अभी आप उसको सुनिए और जब क्लास में आप लोग देखोगे तो आपको क्लियर वीडियो दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना, अभी समझिए, सुन तो समझ तो आ ही रहा होगा। 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन नॉर्थ, कॉपी में नोट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कौन है? ये कौन है? ईस्ट। ये कौन है? वेस्ट। ये कौन है? नॉर्थ। और ये कौन है? साउथ। 4 डायरेक्शन होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब 5 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना बड़ा एरो लें? भाई बड़ा एरो लें, छोटा एरो ले कितना? तो इसके लिए पहले मैं क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि भाई फला फला न्यूटन इतना सेंटीमीटर हमने मान लिया, हमने मान लिया कि भाई इतना पर्टिकुलर न्यूटन इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने एक स्केल कंसीडर कर दिया। क्या कंसीडर कर दिया? स्केल कंसीडर कर दिया। अब इस स्केल में मैंने कहा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मुझको ये पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कह दीजिए, या 1 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कह दीजिए, वो भाई आपका अपना जो भी आपको जो अच्छा लगता है। तो फिलहाल हम लोगों ने 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ऐसे लोगों की जो आपकी इस यूनिट में फिट बैठे, अगर 500, 500, 600, 700 न्यूटन होता तो 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते, मतलब इतनी लंबी लाइन जो हमारी कॉपी में आ जाए, है ना। अच्छा, अब मान लो कि 500 न्यूटन का फोर्स है और आपने 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो क्या होगा? तो भाई 500 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 500 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, आएगा कॉपी में। तो वहाँ पर क्या करेंगे? 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फिलहाल हम लोगों ने 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, 5 एरो का रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, एरो का लेंथ का रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, एरो का साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। तो 5 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे। अब 5 सेंटीमीटर लाइन यहाँ को भी, ऊपर को भी, नीचे को, दाएं बाएं कहीं को, क्या लगा हुआ है? ईस्ट। तो भाई ईस्ट के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी,
खींचा नहीं खींचा, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इट इज ए एरो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, और हमारा 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन और एरो कहाँ को लगा है, ईस्ट के पैरेलल। तो इसका मतलब इट इज F1 कितना, तो 5 न्यूटन इन ईस्ट। दूसरा क्या है, 5 न्यूटन इन नॉर्थ। तो मतलब कहाँ को फोर्स लगा है, ऊपर कोई इफेक्ट लगाएगा, बॉडी ऊपर मूव करेगी। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, 5 न्यूटन इन नॉर्थ कहना है। तो भाई नॉर्थ के पैरेलल एक लाइन हम लोग खींचेंगे, और इस लाइन का लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4 5। ये समझ में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 को। मैग्नीट्यूड कितना है जी, 5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, तो 5 न्यूटन इन नॉर्थ, इजी। अगला केस, तीसरा फोर्स है 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना लंबा लाइन खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर। लेकिन कहाँ को, नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इनका जो बाइसेक्टर होगा बिल्कुल बीच में, वो क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है ना। तो भाई नॉर्थ ईस्ट के पैरेलल मैंने एक यहाँ पर लाइन खींचा। तो लाइन मैंने खींचे नॉर्थ ईस्ट के पैरेलल खींचा, कितना है, 6 न्यूटन। तो कितना सेंटीमीटर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई मैंने खींच दिया। तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे स्केल के अकॉर्डिंग 1 न्यूटन को। ये भी 1 न्यूटन, ये पोर्शन भी 1 न्यूटन, ये पोर्शन भी 1 न्यूटन, ये पोर्शन भी 1 न्यूटन। तो सारे के सारे फोर्स 1 न्यूटन के। तो जो यहाँ पे F3 है, ये F3 रहा कितना भाई, कितना था, 6 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। 6 न्यूटन लेंथ, और एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन को बेटा आपका, F3। अगला क्या है भाई, कौन है, 7 न्यूटन। कहाँ को है, साउथ को। साउथ को मतलब नीचे को। तो हमने कितनी लंबी लाइन खींची, 7 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कर देते हैं 7, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कौन है भाई आपका, F4। F4 मतलब 7 न्यूटन इन साउथ, समझ रहे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो बनाएंगे, लेकिन एरो से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम स्केल ले लेंगे। अब मान लीजिए कि आप में से किसी को 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर पसंद नहीं आ रहा है, आपको डायग्राम थोड़ा बड़ा करना है, और आपने 1 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर कह दिया, 1 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर कहा। तो भाई 1 न्यूटन 2 सेंटीमीटर है, तो 5 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10। तो हर 2 सेंटीमीटर कितना बताएगा, 1 न्यूटन। तो इसमें एरो का लेंथ कितना हो जाता, 10 सेंटीमीटर। तुमने कहा एरो का लेंथ तो बढ़ गया। हाँ, एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर स्केल में इन दो, इस एरो का और इस एरो का लेंथ सेम है इस पर्टिकुलर स्केल में, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन इसी पर्टिकुलर स्केल में इसका लेंथ, इस वाले एरो का लेंथ और इस वाले एरो का लेंथ सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। हाँ, अगर स्केल चेंज होता, मैंने कुछ स्केल लिया, इसको मैं ड्रॉ करने के लिए स्केल लिया, आप कुछ स्केल लेते तो डेफिनेटली आपकी लेंथ क्या आती, अलग आती। तो उस केस में हम लोग उन दो वेक्टर को कंपेयर नहीं करेंगे बेटा, कि जो मैंने जो स्केल लिया उस स्केल में जो एरो खींचे वो, और आपने जो स्केल लिया उस स्केल में जो एरो खींचे वो, उनमें हम लोग कंपेरिजन नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। एक पर्टिकुलर स्केल में जिसका एन लेंथ बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा, जिसका लेंथ छोटा है उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा होगा। ये क्या रहा भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साइन से। जहाँ पर एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका डायरेक्शन। अगर जस्ट एफ लिख रहे हो, तो अगर मैंने कहा कोई क्वांटिटी ए है, ए, तुमने कहा सर ए क्या, सर ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन इस ए के ऊपर में अगर एरो लगा दो इस तरीके से, तो आप कहोगे कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये केवल अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, और इसको हम एक एरो के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एरो के साइन से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको इसके लिए पर्टिकुलर स्केल डिस्कस करना पड़ेगा, और इस स्केल के बाद हम लोग क्या करेंगे, समझा की बात। अगर इसी केस में मैं इसको वेलोसिटी कह दूँ, v1 v2 v3 और v4, और साथ में क्या कहूँ कि v1, अब न्यूटन किसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं केवल 5 मीटर पर सेकेंड दूँ ओनली, मैंने कहा मैग्नीट्यूड है केवल, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, तो मैंने कहा अच्छा केवल मैग्नीट्यूड है तो इट इज स्पीड, लेकिन साथ में अगर डायरेक्शन भी आ गई तो क्या बन गया, वेलोसिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आप 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, कहाँ को भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, मुझको कोई मतलब नहीं है इसमें, किसमें, स्पीड में। और स्पीड में मेरे को मतलब है कि आप हर एक सेकंड में कितना मीटर भाग रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड में कितना, आप कितना तेज भाग रहे हैं।
अब कितने जल्दी जल्दी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करें वो इसमें बताएगा। अब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी की बात करोगे तो वेक्टर हो गया, और स्पीड की बात करोगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर। तो भाई अब क्या स्केल मानोगे, अब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था और अब 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब अब 1 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर स्केल में 1 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करेगा। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये क्या हो गया भाई, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। ये क्या है, 6 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, 7 मीटर पर सेकंड इन साउथ। तो ये क्या है भाई आपके वेक्टर्स। तो किसी वेक्टर को किस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एरो के साइन से, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल या फिर जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, है ना, बहुत सारे वेक्टर आते हैं, है ना। तो ये सब वेक्टर को हम लोगों ने पढ़ना है। अभी आपको जल्दी हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ वेक्टर को डिस्कस कर लेता है। तो जो पहला वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वल, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर कब आएगा, दो वेक्टर पैरेलल कब आएगा, F1 फोर्स से लेते हैं या वेलोसिटी लेता है, तो वेलोसिटी पसंद तो वेलोसिटी लीजिए। मैंने कहा पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1, और जो मुनी है वो v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ईस्ट को। 10 मीटर पर सेकंड बहुत तेज भाग रहा है, कम करो 5 मीटर पर सेकंड भाग रहा है। तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड कहाँ को भाग रहा है, ईस्ट को। और क्लास का कोई दूसरा बच्चा वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट को। तो भाई पहले का जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और जो दूसरे का वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है जी, पैरेलल। अब फिर वही कहानी, क्या किया था, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो स्केल मानेंगे, तो स्केल कंसीडर कर लेते, मैं लिखने रहा हूँ, मैंने स्केल कंसीडर कर लिया 1 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। 1 मीटर पर सेकंड कहाँ को है, ईस्ट को है, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी। तो 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लंबी लाइन खींचोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और दूसरे वाले के लिए देखो सेम स्केल है, इस पर्टिकुलर स्केल में इसको 5 सेंटीमीटर, उसी स्केल में इसके लिए कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एरो यहाँ को लगाए, यहाँ को लगाए, एरो यहाँ को लगाओगे तो ईस्ट, एरो यहाँ को लगाओगे तो वेस्ट। तो भाई v1 और v2, तो क्या समझे, तो बोथ द वेक्टर हैव क्या है, सेम डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है भाई, अलग अलग है। बोथ आर कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। तो कॉमन सेंस का सिंपल सी बात, तो पैरेलल वेक्टर कब होंगे, व्हेन बोथ द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी व्हेन बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट उनके मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। तो इन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। अभी आगे जनरली आएगा कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी एंड बोथ आर पैरेलल वेक्टर, तो तुरंत समझो दोनों पैरेलल वेक्टर, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या रहेंगे, पैरेलल, है ना। दो लाइनें क्या रहेंगी दूसरे की बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन से। अब पैरेलल वेक्टर के तुरंत बाद में कर रहा हूं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब बड़े ध्यान सुना, देखो इसमें डिफरेंस भी है, सिमिलरिटी भी है इन दोनों में, ध्यान देना। इक्वल वेक्टर क्या है, मतलब अब मुनीर 5 मीटर पर सेकंड भाग रहा था और दूसरा बच्चा है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, लेकिन उसको लगा कि भाई ये पीछे हो जा रहा है, तो वो भी उसी स्पीड से भागना शुरू कर दिया। तो पहले का स्पीड क्या था, 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और अब दोनों की डायरेक्शन भी क्या आ गई, सेम। तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहा और डायरेक्शन भी सेम रही, तो v1 और v2। तो इस केस में मॉड ऑफ v1 जो है वो मॉड ऑफ v2 के बराबर है। मॉड का मतलब किसी वेक्टर में मॉडुलस, मॉडुलस जानते हो ना, मॉड, आगे और पीछे दुरंडा लगा देंगे तो मॉड कहलाता है। मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो कौन से वेक्टर होगा जी, ये होगा आपकी इक्वल वेक्टर, समझे। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो बोथ आर रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सुनिएगा, अगर ये वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट,
और 5 न्यूटन ईस्ट, तो हो सकता है कि दोनों के एरो की लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम है ही, लेकिन वेलोसिटी और फोर्स सेम क्वांटिटीज नहीं है, तो उस केस में इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो अगर दो वेक्टर इक्वल है तो मींस बोथ आर रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल में हमको मतलब केवल डायरेक्शन से है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 10 न्यूटन ईस्ट। तो इस केस में कहेंगे वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल थे, मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का था वही डायरेक्शन फोर्स का भी है। इक्वल अगर कह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करे तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर पैरेलल वेक्टर है तो दोनों सेम हो भी सकते हैं, दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं, बस दोनों की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, इक्वल वेक्टर। तो पहला वेक्टर कौन सा था, पैरेलल। दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया, इक्वल। तीसरा जो हम लोग कहते हैं अपोजिट वेक्टर, कौन सा, अपोजिट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर क्या होंगे, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मुनीर भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट को और कोई दूसरा बच्चा भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से वेस्ट को, तो बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे मैं इस वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करूं, मैं इस वेक्टर को बी से रिप्रेजेंट करूं, तो इस केस में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कहने का मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड बी का है। ए जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का जो डायरेक्शन है बी का भी वही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो बोथ आर इक्वल वेक्टर। अगर मैं यहां पर इसको ए कहा, मैं इसको बी कहा, अब अगर ये फोर्स है ये फोर्स होगा, ये वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी होगा, तो सर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है। मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से ईस्ट को भाग रहा था ये उसी स्पीड से वेस्ट को भाग रहा है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। ईस्ट ईस्ट माइनस ईस्ट मतलब वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ माइनस नॉर्थ साउथ। मतलब अगर किसी भी वेक्टर के आगे से नेगेटिव लगा दिया तो वो नेगेटिव आपके मैग्नीट्यूड में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं कुछ, जैसे वर्क है तो वर्क के आगे नेगेटिव लगाया या पॉजिटिव लगाया तो उसका अलग सिग्निफिकेंस होता है, वो पढ़ेंगे आगे, नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क स्केलर है। लेकिन अगर वेक्टर में नेगेटिव लगे तो उस नेगेटिव का केवल एक ही मतलब है, और उस नेगेटिव का जो मतलब है वो केवल और केवल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है भाई, माइनस 5 न्यूटन ईस्ट मतलब 5 न्यूटन इन माइनस ईस्ट, 5 न्यूटन इन ईस्ट, अच्छी बात है सर, ठीक है। माइनस 5 न्यूटन इन ईस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 न्यूटन इन माइनस ईस्ट, और माइनस ईस्ट मतलब ईस्ट का अपोजिट। तो यहां पर ए और बी का मैग्नीट्यूड कितने हैं। अब वेक्टर इक्वल कब हुआ, जब मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम था। तो सर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है, तो जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस लगाते ही बी का जो डायरेक्शन है बिल्कुल पलट जाना है और कहां को आ जाएगा, ए के अलावा। तो ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए जो है वो माइनस बी के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम थे, माइनस का मतलब आपको ए को बी के इक्वल करने के लिए आगे से माइनस लगाना पड़ा, मतलब आपको बी की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ी, तब जाकर बी के अलावा। अच्छा ए ऐसा होता, बी ऐसा होता, ए ऐसा होता, बी ऐसा होता, तो अगर आप बी के आगे से माइनस लगाते तो क्या वो ए के अलावा आ जाता ना, अगर बी के आगे से माइनस लगाते तो यहाँ को आता ना, तो बी अगर ये है तो ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट करता, माइनस बी को, क्योंकि माइनस बी भी ए के अलावा नहीं आ रहा है तो इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है और आपने माइनस लगा दिया तो माइनस से आपने क्या कर दी, डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो ए इक्वल टू माइनस बी अगर कहा है तो अपोजिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। ए इज इक्वल्स टू अगर आप वेक्टर बी कहोगे तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ए इज नॉट इक्वल टू बी कहोगे तो क्या केस हो सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू अगर आपने बी कहा तो क्या केस हो सकता है कि सर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, या ए और बी का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दो वेक्टर अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। और एक वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन सा वेक्टर होगा बेटा आपका, अपोजिट वेक्टर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इक्वल वेक्टर, दूसरा कौन सा पढ़ दिया,
अपोजिट वेक्टर। एक और पढ़ा कौन सा, पैरेलल वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, है ना, और बहुत सारे वेक्टर और आते हैं। प्लेनर वेक्टर वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात। तो अब इसको घर में आप लोग रिवाइज करना, ठीक है ना, नहीं आया तो पूछना। अब बताओ भाई किस किस को। तो अब तो टॉपिक हम लोग आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखा जाए, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन हम लोग आगे देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या है, पहली बात देखिए, यूनिट वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यूनिट वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है केवल डायरेक्शन को। केवल किसको, डायरेक्शन, ठीक है। अभी आप आ जाओगे नीचे, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए गूगल में जो पढ़ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, वेलोसिटी v है, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा वेलोसिटी v है किसी ऑब्जेक्ट का, और ये वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट है, ठीक है। दिख रहा है ना क्लास, दिखाई दे रहा है क्लास। बेटा देखो, अब तो मेरे को बोर्ड में दिखा, आपको मेरे को टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिखा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो v जो लिखा हुआ है, अब देखिए भाई v जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो हमने कोई वेलोसिटी लिया, तो वेलोसिटी जो हमने लिया वो लिया किसी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ये हमने वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। देखिए ये वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, खास बात। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है केवल। मतलब मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो अगर मैं इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड को हटा दूं, मैंने इसका वेलोसिटी में इसका मैग्नीट्यूड हटा दिया, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड में हटा दिया, तो हटाने के बाद जो चीज बच रही है वो केवल ईस्ट है। तो ईस्ट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी लिखूं 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, तो इसमें जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो मैग्नीट्यूड है और जो साउथ है वो उसका डायरेक्शन है। 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है और साउथ जो है वो क्या इसकी डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड को हटा दूं तो केवल क्या बचेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ही क्या कहलाएगी, यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा हुआ है तो इस कैप का मतलब है कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है, केवल ये उसका यूनिट वेक्टर है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट था, इस 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में से अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड हटा दिया, मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दूं यूनिट वेक्टर, तो भाई केवल क्या बचेगा, ईस्ट। तो मैंने क्या करा कि 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट था, वेक्टर v, वेक्टर v मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। मैंने इसमें से इसके मैग्नीट्यूड यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड दे दिया। अब मैं 10 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड दे दिया तो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड कटा। अब खास बात देखिए, 10 से 10 तो कटा ही कटा, साथ में मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड भी कटा, केवल क्या बचा, ईस्ट डायरेक्शन। तो इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली फिजिक्स के टर्म में लिखें तो 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो ये हो गया वेक्टर v। और नीचे हमने केवल 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है, मतलब हमने केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिया है। और परसों हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ v। तो भाई v कैप इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ v। अब कोई जनरल वेक्टर हम लोग ले, भाई मैंने कहा कोई वेक्टर a है, a एनी कोई भी कोई वेक्टर, मेरे को नहीं मालूम कौन सा वेक्टर है, बस कोई वेक्टर है। तो इसका अगर वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर कैप लगा दूं तो कैप का मतलब मैंने इसका यूनिट वेक्टर लिया।
मैंने इसकी केवल डायरेक्शन ली, मतलब मैंने इसके मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर में से इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड दे दिया। अब मैं इस वेक्टर में से इसके मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड दे दूंगा तो जो चीज बचेगी वो केवल क्या होगी भाई, डायरेक्शन। तो ये कौन सा वेक्टर होगा बेटा, आपका यूनिट वेक्टर। अब खास बात देखिए, 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कटा, 10 से 10 तो कटा ही कटा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड भी कटा, मतलब कोई यूनिट नाम की चीज नहीं है। मींस वी कैप इज जस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। वी कैप केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी की केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल समझते हैं। मैंने क्या लिखा देखिए, मैंने लिखा v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक। और अगली बार मैं लिख रहा हूं f वेक्टर, और f वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू v कैप। मतलब क्या समझे, मतलब v कैप अपने साथ केवल डायरेक्शन लेके आया है, वो अपने साथ कोई मैग्नीट्यूड लेके नहीं आया है, वो अपने साथ कोई यूनिट लेके नहीं आया है। अगर वी कैप अपने साथ यूनिट लेके आता तो 10 न्यूटन में वो यूनिट मल्टीप्लाई होकर कोई नई क्वांटिटी बन जाती ना। समझ रहे हैं आप लोग। शैलेश कुमार, और ये कौन है भाई, इसको पॉज करो बेटा। यहाँ पर आप बातें करने को बता रहे, कौन थे शैलेश कुमार, किससे बात कर रहे हैं। वेक्टर एफ जो लिया, वो वेक्टर एफ हमने लिया, शुरू से करने लगा क्या, नहीं करना। तो जो वेक्टर एफ हमने लिया 10 न्यूटन इंटू वी कैप लिया। देखिए अभी टाइप करना बंद कीजिए। 10 न्यूटन इंटू वी कैप का मतलब समझिए, 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, वी कैप क्या है, ईस्ट। तो इसका मतलब 10 न्यूटन इन ईस्ट का है, या F इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू वी कैप का है। तो इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो वेलोसिटी के पैरेलल है। तो यूनिट वेक्टर इज जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। टाइप करना बंद कर दीजिए भैया। तो यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहा कि भाई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए कैरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा मॉड ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए, और ए कैप को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, केवल डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ए कैप मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को पूरी तरीके से कैंसिल करेगा, और उसमें जो बचेगा केवल और केवल क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगा। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इनकी अपनी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया आपके, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। बीच में डिस्टर्ब किया, मैंने अभी तक हुआ था भाई पूरे। तो वेक्टर भी मैंने एग्जांपल लिया, वेक्टर भी कितना का, 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। तो इस वेलोसिटी जो वेक्टर है, इसमें से मैं इसके मैग्नीट्यूड को अगर हटा दूं तो जो हमारे पास बचेगा केवल और केवल ईस्ट बचेगा, और जो ईस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो मैं, और या वी वेक्टर वी को 10 मीटर पर सेकंड इनटू साउथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साउथ के रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो इस वेलोसिटी में जो कैप है वो कौन है, ईस्ट, और इस वेलोसिटी में जो कैप है वो कौन है, साउथ है। तो v1 का मैं अगर कैप लूं, मैंने वेलोसिटी v1 का कैप लिया, तो उस वेलोसिटी में से मैंने उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने के बाद जो क्वांटिटी बच रही है वो केवल और केवल ईस्ट है। तो ईस्ट इज रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। क्लियर है, पॉज करना, क्लियर है। मैं अब देखो आप आगे समझते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर लिए, मैं तीसरा वेक्टर ले रहा हूं सी। सी कोई वेक्टर है, मान लो सी फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी मैंने कहा, या मैं F1 लिखता हूँ, फोर्स F1 लिखता हूँ, F1 ए और बी अपने पास कोई वेक्टर है। तो F1 मैंने लिखा 10 न्यूटन इंटू ए कैप, और F2 लिखा मैंने 10 न्यूटन इंटू बी कैप। तो क्या समझे सर, ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। या इसको अच्छा एग्जांपल समझते हैं, एक V1 कह देते हैं, V1 कह देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और V2 कह देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ कह देते हैं। अब F1 में लिख रहा हूँ 10 न्यूटन इंटू V1 कैप, और F2 लिखा मैंने 10 न्यूटन इंटू V2 कैप। तब क्या समझे, क्या F1 में वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुआ है, नो सर। F1 में V1 का केवल डायरेक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब डायरेक्शन आया है। तो F1 का मतलब क्या, F1 जो है 10 न्यूटन का फोर्स है और V1 के पैरेलल है। F2 जो है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन V2 कैप, वेक्टर V2 नहीं किया, V2 कैप, V2 का केवल डायरेक्शन लिया, मतलब V2 के वो पैरेलल है। तो ये क्या भाई, यूनिट वेक्टर। F1 इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू V1 कैप, F2 इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू V2 कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड
1 होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी, वो 10 न्यूटन में मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूटन में कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब पहले ये न्यूटन था डायमेंशन, अब भी वो क्या होगा न्यूटन। तो v1 कैप अपने साथ केवल क्या लेके आया भाई, डायरेक्शन लेके आया है। तो ये कौन से वेक्टर हो गए भाई हमारे, यूनिट वेक्टर। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखिए पहले समझिए क्या ऑर्थोगोनल क्या होता है। ये दो लाइन है, ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे के नॉर्मल। अगर मैं इसको कहूँ तो ये भी क्या एक दूसरे के नॉर्मल, पेन मतलब, ठीक है, दो पेन, ठीक है, ये हो गया। तो ये दो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या ये कहें कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या एक दूसरे के नॉर्मल है, या मार्कर ए ब्लैक मार्कर इज ऑर्थोगोनल ऑन द मार्क ऑन द रेड मार्कर, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे में क्या है, ऑर्थोगोनल है। दीज आर ऑर्थोगोनल लाइंस। कौन सी लाइंस हैं, ऑर्थोगोनल लाइंस हैं। अब मैं एक पेन और मैं ले लूं तो देखो ये हो गया, 3 हो गए, देखिए भाई दिखाई दे रहा होगा, 3 हो गए। तो ये आपकी 3 लाइन है। तो दिस 3 लाइंस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल लाइंस। कौन सी लाइन हो गई बेटा आपकी, ये ऑर्थोगोनल लाइंस। तो 3 लाइंस कौन सी लाइंस हैं, ऑर्थोगोनल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दिस 3 लाइंस आर सेड टू बी, या कह सकते हैं कि दिस 3 लाइंस, ऑल दिस 3 लाइंस आर नॉर्मल टू ईच अदर। ये तीनों लाइन कौन सी लाइन है, ऑर्थोगोनल लाइन। अब इसमें एक हमको एक्स एक्सिस लेना है, एक हमको वाई एक्सिस लेना है और एक हमको जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। तो को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किस तरीके से लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और हम हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अगर ये एक्स तो ये वाई, ये जेड। अगर ये एक्स तो ये वाई और ये जेड। तो कितने होंगे बेटा हमारे, 3 होंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और अगर इसको एक्स लेंगे तो ये वाई हो जाएगा और ये जेड, और अगर इसको हम लोग एक्स लेंगे तो ये वाई हो जाएगा और ये जेड। तो तीनों के तीन एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक्स वाई जेड। और ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोल्ड में ये दिखा रखा है इस तरीके से, लेकिन जेड जो देखो एक्स और वाई बोल्ड में लाई कर रहे हैं। एक्स कहाँ पर है, बोल्ड में। वाई कहाँ पर है, बोल्ड में। देखिए एक्स कहाँ पर दिख रहा है, एक्स, और वाई कहाँ पर है, बोल्ड में। जेड जो है वो बोल्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। अब बोल्ड में हम इसको खींच तो नहीं सकते ना, ऐसा अगर ऐसे खींचूंगा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बोल्ड हमारा 2 डायमेंशन सिमेट्री है। तो उसमें तीसरा अगर हमको जेड एक्सिस दिखाना है तो जेड एक्सिस को मैंने इस तरीके से दिखाया, लेकिन ये भी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर बोल्ड में। अब उसकी फीलिंग लेकर आई भाई कि इसके और इस बीच का एंगल कितना है, 90। वाई ये है, ये जेड है, तो वाई और जेड के बीच का एंगल कितना है, 90। ये जेड है, ये एक्स है, जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना है, 90। देखिए भाई ये एंगल कितना है, 90 आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल लाइंस हो गए। ये 3 लाइन जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इनके अलोंग आने वाले जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके अलोंग आने वाले जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं उनको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, कहां का मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 जो है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से y एक्सिस, और तीसरा एक ऑब्जेक्ट है v3 वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से अलोंग z एक्सिस। तो एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, z एक्सिस। तो पहली बारी मैंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस। और अगला बंदा बोला सर बहुत लंबा बोल रहे, आप बोलिए आपका वेलोसिटी जो है वो केवल और केवल 2i कैप मीटर पर सेकंड है। मतलब पहली बारी में मैंने 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस बोला, और अगली बारी में मैंने बोला कि 2i कैप। तो i कैप, कैप लगा हुआ है, तो कैप का मतलब कोई यूनिट लेके नहीं आया होगा, कोई मैग्नीट्यूड लेके नहीं आया होगा। इसके आने से ना ही इसकी डायमेंशन में फर्क पड़ना है, इसके आने से ना ही इसकी यूनिट में फर्क पड़ना है, इसके आने से केवल डायरेक्शन आई। और i कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो i कैप जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे j कैप जो है वो j कैप पॉजिटिव y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो k कैप है वो पॉजिटिव z एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। i कैप, j कैप, k कैप। तो भाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस, नहीं मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहता। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकंड है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से x एक्सिस हो जा रहा है। अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2j कैप मीटर पर सेकंड है, तो 2j कैप मीटर पर सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से कहां को जा रहा है,
वाई एक्सिस के अलोंग, नहीं समझे? अब अगर 2 मीटर पर सेकंड जेड एक्सिस कहिए या 2 मीटर पर सेकंड इनटू के कैप कहिए, तो इसका मतलब भी क्या निकला? ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग जेड एक्सिस। परसों आपको या पिछले टॉपिक में हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था। अब अगर नेगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़ें तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है बताइए? कि अगर किसी वेक्टर के आगे से नेगेटिव लगा देते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो 2i कैप मीटर पर सेकंड, बताइए भाई आपको मालूम है 2 मीटर पर सेकंड से अलोंग एक्स एक्सिस माइनस 2i मीटर पर सेकंड। अब माइनस 2i मीटर पर सेकंड को हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं 2 इंटू माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड। तो माइनस आई कैप का मतलब आई कैप का अपोजिट, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से एक्स डैश को, 2j मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस को, 2 इंटू माइनस जे मीटर पर सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वाई के अपोजिट वाई डैश को। तो आई कैप जे कैप के कैप कौन से वेक्टर्स हो गए? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90, जे और के बीच का एंगल 90, के और आई के बीच का एंगल भी 90 होगा, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब इसके बाद देखिए एक चीज और है, एक 2 डायमेंशन में चलते हैं, 2 डायमेंशन में चलते हैं। इसको नोट कीजिएगा भाई आप लोग, जो मैं इसको कर रहा हूँ नोट कीजिएगा, हालांकि वीडियो आएगा आपके पास। देखिए एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ईस्ट, इसको मैं मान लेता हूँ वेस्ट, इसको मैं मान लेता हूँ नॉर्थ, और इसको मैं मान लेता हूँ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डैश वेस्ट को, वाई नॉर्थ को, और वाई डैश साउथ को। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये सर, ये होगा आपका आई कैप यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई बताना? इसका डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप। इसका जो डायरेक्शन होगा ये जो होगा ये होगा जे कैप, और जो ये डायरेक्शन आएगा ये होगा आपका के कैप, सॉरी माइनस जे कैप, के को छोड़ दीजिए, दो ही लेते हैं। तो आई कैप ईस्ट, माइनस आई वेस्ट, जे नॉर्थ, माइनस जे साउथ। अगर मैं यहां को आता बिल्कुल इस तरीके से, यहां पर आता नॉर्थ ईस्ट को आते, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? आई कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ? जे कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट? आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। अब ये कहां से प्रूव करेंगे? ये हम लोग जब अगले टॉपिक में, कल या परसों या अगले लेक्चर में जब हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि ये आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 कैसा है। लेकिन अभी आप लोग याद करिए कि भाई जो आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 है वो आई और जे का बाइसेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसके बिल्कुल अपोजिट चले गया ये। अब देखो यहाँ पर आई क्या है? नेगेटिव, जे क्या है? पॉजिटिव। तो इसका जो डायरेक्शन होगा कितना होगा? माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे अपॉन √2। कॉपी पेन रखे रहेगा अपने साथ, ठीक है? ये आ गया। अगले केस में, अच्छा ये डायरेक्शन किसका है? नॉर्थ है, ये वेस्ट, तो किसे डिपेंड कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट का। अब मैं अगर यहाँ का हूं तो इस केस में क्या है भाई? इस केस में आई क्या है? नेगेटिव, जे क्या है? नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन किसका होगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, या इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस अगर कॉमन लोगे तो आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 के आगे नेगेटिव लगा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या? माइनस अगर लगाओगे तो क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप। देखिए भाई इसके बिल्कुल अपोजिट आइए, तो ये क्या है? ईस्ट कौन है? आई कैप। ये कौन है? माइनस जे कैप। तो आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। और अगर नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? देखिए अगर इसको नेगेटिव कॉमन लेके लिखोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस आई, नेगेटिव कॉमन तो माइनस आई, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जे कैप बाई √2। तो क्या समझे? देखिए इसका एग्जैक्टली अपोजिट, इसका अपोजिट वेक्टर ये, इसका आगे नेगेटिव आगे बन जाएगा, इसका अपोजिट वेक्टर ये। तो एक्स एक्सिस को ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप, नॉर्थ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जे कैप। इनका बाई सेक्टर कौन होगा? आई कैप प्लस जे कैप बाई आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। इसका इन दोनों का बाई सेक्टर कौन होगा? जे कैप आई माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो ये यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप। अगर ईस्ट को आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 होगा। नॉर्थ के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है,
वेस्ट के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ओनली, वो क्या होगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। तो ये डायरेक्शन किसकी है भाई, नॉर्थ ईस्ट की। इस केस में ये डायरेक्शन किसकी है, नॉर्थ वेस्ट की। ये डायरेक्शन किसकी है, हाँ साउथ वेस्ट की। और ये डायरेक्शन किसकी है, हाँ साउथ ईस्ट की। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कुछ और एग्जांपल से। इतना आ गया होगा। वेलोसिटी लेते हैं। मुनीर आया है आज क्लास में, मुनीर है, मुनीर है नहीं है, चलिए भाई मुनीर को भगाते हैं आज। परसों भी हमने पिछले बार मुनीर को भगाया था, अच्छा आ गया, ठीक है भाई ओके। तो आज मुनीर फिर भाग रहा है भाई। मुनीर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भाग रहा है, क्या कहोगे, तो वेलोसिटी ऑफ मुनीर इज 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। मैंने कहा मुनीर नॉर्थ को भाग रहा है, मैंने कहा कि भाई 2 जे कैप मीटर पर सेकंड। आपने कहा नहीं सर मुनीर नॉर्थ ईस्ट को भाग रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो मुनीर तो वेलोसिटी मुनीर इज 2 मीटर पर सेकंड इन आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। ये डायरेक्शन किसकी है भाई, नॉर्थ ईस्ट की। इट इज रिप्रेजेंट जस्ट डायरेक्शन। ये जो गोले के अंदर लिखा है ये केवल और केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अपना कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है और इसकी अपनी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगी, आई कैप जे कैप। समझा की बात। अच्छा मैंने कहा था कि मुनीर इज मूविंग अलोंग साउथ वेस्ट, तो आप कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 है। मैंने कहा मुनीर इज मूविंग अलोंग नॉर्थ वेस्ट, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। और अगर साउथ ईस्ट को भागता तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2। तो ये कौन हो गए बेटा आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझ गए, क्लियर है ना। इक्वल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया और नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेगेटिव अपोजिट पे होता है क्या, यूनिट वेक्टर हो गए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं अपना को इनिशियल वेक्टर्स पे। कौन से वेक्टर पे, को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। अगर कुछ वेक्टर के इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो उन वेक्टर को हम लोग कौन से वेक्टर कह देंगे बेटा, को इनिशियल वेक्टर। सिंपल सी बात तो है ना, को इनिशियल कहने का मतलब क्या है, अगर इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे सेम, दो वेक्टर मैंने लिए ये, तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, तो दीज टू वेक्टर आर को इनिशियल। ये दो वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, को इनिशियल। इसके बाद को प्लेनर वेक्टर पढ़ेंगे। दोज वेक्टर व्हिच आर लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। अच्छा इस बोल्ड में मैं जितने ही वेक्टर खींचे, एक वेक्टर मैंने ए खींचा, एक बी खींचा, एक सी खींचा, एक डी, कितने भी वेक्टर खींचूं तो ये सारे के सारे वेक्टर इसी बोल्ड में तो लाई कर रहे हैं, तो दे आर को प्लेनर वेक्टर्स। अब देखिए क्या है, एक वेक्टर ए है, दिख रहा है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ए और बी, तो दोनों जो है ये को इनिशियल है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, और एरो का जो साइड हेड है वो बताता है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो कैप लगा हुआ है ये डायरेक्शन ही मान लो, कैप एरो, और इसका जो कैप है वो इसका डायरेक्शन हो गया। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम, तो ये प्लेन में भी क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। अच्छा अगर आप इसको ऐसा कर दोगे, सोचिए अगर आपको दो पेन है तो करके देखिए, तो अगर इसको ऐसा करो तब भी कहां पर लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे। अगर आप इसको नीचे को रख दोगे तब भी कहां पर लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे। तो अगर दो वेक्टर को इनिशियल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर को इनिशियल, ओनली टू वेक्टर्स आर को इनिशियल, तो देयर मस्ट बी को प्लेनर, तो वो को प्लेनर होंगे होंगे। अच्छा अब इसको मैं ऐसे रख दूं, देखिए एक वेक्टर ही है, तो एक वेक्टर यहां को भाग रहा है और एक वेक्टर यहां को भाग रहा है, तो दो वेक्टर कभी भी एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये को प्लेनर वेक्टर नहीं है। तो को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, को प्लेनर वेक्टर जिनका जो वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, दीज वेक्टर आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है, जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है, दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। और जिनका इनिशियल पॉइंट कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज होते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या देखें, आप जब भी इस हफ्ते मान लो लॉकडाउन के टाइम में या अभी जब भी आप अपने घर जब भी निकलेंगे, जब भी आप अपने घर से निकलेंगे, ईस्ट, आपके घर में 4 दरवाजे मान लो, एक ईस्ट को, एक वेस्ट को, एक नॉर्थ को, एक साउथ को, तो आप संडे को भी अपने घर से निकलोगे, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, तो जब भी निकलोगे सुबह के टाइम में हमेशा अपने घर से निकलोगे। तो अगर अपने घर को ईस्ट को जा रहे हो तो आपका वेलोसिटी ईस्ट को है, अपने घर से वेस्ट को जाओगे तो आपका वेलोसिटी वेस्ट को। लेकिन जब भी निकलोगे सुबह के टाइम में अपने घर से निकलोगे, तो सुबह के टाइम में जो आपकी वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, लोकलाइज्ड, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर आपका घर है, अब मान लो तुम्हें से किसी का घर नहीं है,
कोई मौसी के वहाँ रह रहा है, कोई ताई के वहाँ, कोई बुआ के वहाँ, संडे को मौसी के वहाँ से निकल रहा है, ट्यूसडे को ताई जी के वहाँ से निकल रहा है, कभी कहीं से, तो वो वेलोसिटी फिक्स नहीं है। तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी है, तो अभी मान लो मौसी के घर से, कभी ताऊ के दूसरा घर है, तो इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है। तो कौन से वेक्टर हो गए, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो वेक्टर दो टाइप के हैं, तो यहाँ पर फिर आगे लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, दीज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड। तो इनिशियल भी होंगे, कोई इनिशियल भी होंगे, और अगर इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें एक वेक्टर और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हम लोग आपको सिखाएंगे जब हम लोग वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, तभी वो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज वो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा था पैरेलल वेक्टर, समझ गए थे, जिनकी डायरेक्शन सेम होंगे। उसके बाद पढ़े थे हम लोगों ने इक्वल वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो दे मस्ट बी रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर f1 वेक्टर f2 वेक्टर के पैरेलल है, इक्वल है, तो f1 और f2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। या मैं कहूं वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, तो a अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो b भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। a कैप इक्वल टू b कैप कहूं तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए, कैप कहा, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम या फिजिकल क्वांटिटी सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर मैं कहूं कि वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू वेक्टर v2, तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या है कि v1 v2 के बराबर, तो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर f1 इज इक्वल्स टू वेक्टर f2 हो गया, तो इसका मतलब क्या सर कि f1 का मैग्नीट्यूड और f2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब यहाँ पे f1 जो है वो कभी भी v1 के बराबर नहीं होगा, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि f1 फोर्स है, v1 वेलोसिटी है। तो भाई दो घोड़ों को तो गधे के बराबर थोड़ा कर दोगे तुम। ये 2 न्यूटन है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, 2 न्यूटन 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन न्यूटन है, वो मीटर पर सेकंड है। ये दो घोड़े हैं तो ये दो गधे हैं, नंबर तो सेम है ना, लेकिन हाँ उनका इफेक्ट क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। लेकिन हो सकता है कि एफ कैप जो है वो वी कैप के बराबर हो, एफ कैप वी कैप के बराबर हो। एफ कैप मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, हो सकता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम हो। अगर एफ का वी कैप के बराबर है तो v1 और f1 जो है वो पैरेलल वेक्टर है, लेकिन v1 और v2 इक्वल वेक्टर है और f1 और f2 इक्वल वेक्टर है, समझ रहे हैं। तो f1 v1 और f1 इक्वल टू f2 तो इक्वल वेक्टर, v1 इक्वल टू v2 इक्वल वेक्टर, f कैप इक्वल टू v कैप अगर है तो इस केस में ये पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी और वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर अगर है तो हो सकता है कि वो इक्वल हो, मतलब v1 कैप जो है v2 कैप के तो बराबर होगा ही होगा, v1 कैप v2 कैप के बराबर तो होगा ही होगा ना, और f1 कैप जो है वो f2 कैप के बिल्कुल बराबर होगा। मतलब f1 और f2 अगर इक्वल है तो पैरेलल तो है ही है, v1 और v2 इक्वल है तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे। लेकिन f1 और v1 अगर पैरेलल है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, क्योंकि एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूनिट वेक्टर, समझ गए। यूनिट वेक्टर के पास अपनी केवल, यूनिट वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यूनिट वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस। ऑर्थोगोनल, अच्छा 2 न्यूटन इंटू वी कैप अगर कभी लिखा मिले 2 न्यूटन इंटू वी कैप तो घबराइए मत कि सर फोर्स के साथ कहां वेलोसिटी लेके आ गए, तो फोर्स के साथ हम वेलोसिटी थोड़ा लेके आए हैं, फोर्स के साथ हम वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन लेके आए हैं, समझ रहे हैं बात को। ऑर्थोगोनल वेक्टर, मेरे ख्याल से ऑर्थोगोनल वेक्टर भी आपको आ गया होगा, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, दोज वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या है, हमेशा सेम रहे ना। आपका वेलोसिटी आपके घर से सुबह 6 बजे जब भी आप स्कूल निकलते हैं वो हमेशा क्या रहेगा, लोकलाइज्ड। अगर आप एक ही घर से जा रहे हैं, अगर आपने घर चेंज करते जा रहे हैं तो आपका जो वेलोसिटी है वो लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। समझ रहे हैं, तो एक लोकलाइज्ड हो गया और एक नॉन लोकलाइज्ड हो गया, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वेक्टर और वेक्टर के टाइप। पॉज कर